द ड्रीम बिलियनर आरएस नॉवल स्टोरी CH8 सूर्य का राज। बेली टंडा के आदमी सूर्य के घर पर क्यों नजर रख रहे थे? क्या कारण है? क्या उनको पता चल गया था कि प्रताप शर्मा परिवार का वारिस है, या ये कोई और है जो बेली का नाम लेकर अपना काम कर रहा है और शर्मा फैमिली के हर एक सदस्य को मारना चाहता है? आइए आगे जानते हैं कि प्रताप को सूर्य बचा पाएगा या नहीं और उसको कौन मारना चाहता है। सूर्य अपने दोस्त के फोन का इंतजार कर रहा था कि उसका फोन रिंग करने लगा। सूर्य ने तुरंत कॉल उठाकर बोला, उनका नंबर मिला? हाँ मिल गया, मैंने तेरे फोन पर मैसेज कर दिया। सूर्य बोला, ठीक है मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। उसके बाद सूर्य ने प्रताप के दादा के पास कॉल किया। प्रताप के दादाजी अभी नाश्ता कर रहे थे, तभी उनका फोन रिंग करने लगा। पहली बार बजा तो उन्होंने सोचा होगा किसी का नाश्ता करके ही उठाऊंगा, लेकिन दोबारा फोन रिंग करने लगा तो वह अपने पोती से बोले, मेरा फोन उठाकर लाना। उनकी पोती जल्दी से जाकर फोन उठा लिया और बोला, हेलो कौन, आप कहां से बोल रहे हो? सूर्य बोला, मैं सूर्य प्रताप को बोल रहा हूं, भारत से अपने दादाजी से बात करना। वह बोली, अभी लेकर जा रही हूं, आप बस 2 मिनट रुक जाओ। वह दौड़कर अपने दादाजी के पास गई और बोली, दादाजी यह कोई सूर्य प्रताप कुओं का फोन है और वह आपसे बात करना चाहते हैं। 2 में बात करता हूं। शर्मा जी बोले, हाँ बोलिए, आपने हमारे पास कॉल क्यों किया है? सूर्य ने कहा, मैं आपके पास फोन क्यों करूंगा, वह आपको भी पता होना चाहिए। मेरे परिवार पर आप नजर रख सकते हैं तो मैं भी कोई बच्चा नहीं हूं, मैं आपके भी परिवार पर नजर रख सकता हूं। और मुझे सब पता है, आपके कारण मेरे बेटे पर आज खतरा मंडरा रहा है। आपके दुश्मन अब मेरे परिवार के दुश्मन बन गए हैं। आपका कोई भी आदमी भरोसेमंद नहीं है। मेरे घर पर पता ना कितने दिनों से रेकी की जा रही है। अगर मैं घर ना आया होता तो मेरे बीवी बच्चे मार दिए जाते, तब पता चलता आपको कि जिसको बचाने के लिए आप पूरी दुनिया से छुपा रहे हो वही ना रहा। शर्मा जी बोले, कौन रेकी करवा रहा है, बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे परिवार को कौन चुन चुनकर मार रहा है। सूर्य बोला, कोई बेली ग्रुप ऑफ कंपनी है, उसी के आदमी मेरे घर पर रेकी कर रहे हैं। शर्मा जी बोले, वह नहीं हो सकते हैं, कोई जरूर दूसरी बात है। मैंने तो उनको प्रताप की देख रेख करने के लिए वहां लगा रखा है, लेकिन अगर वह लोग वहां पर रेकी कर रहे हैं तो बात बहुत गंभीर है, वहां पर कोई बड़ा खतरा आ चुका है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि तुम उसको लेकर कहीं और चले जाओ, मैं रिस्क नहीं ले सकता। सूर्य बोला, क्या बेली ग्रुप ऑफ कंपनी शर्मा इंडस्ट्रीज का ही है? शर्मा जी ने कहा, उस कंपनी में हमारा 80% की हिस्सेदारी है, इसलिए वह लोग कभी प्रताप को नहीं मार सकते, क्योंकि अगर प्रताप की मौत किसी भी कारण से 18 साल के पहले हो जाती है तो बेली ग्रुप का 80% कनाडा की सरकार और कुछ अफ्रीकन देश को चला जाएगा। इसीलिए मेरा मानना है कि बेली ग्रुप ये काम नहीं कर सकती, वह तो उसको बचाने का काम करेगी। सूर्य ने कहा, फिर कौन हो सकता है जो ये सब कर रहा है? शर्मा जी बोले, कुछ दिन पहले हमारे घर पर चोरी हुआ था जिसमें हमारे घर के लगभग सारे सुरक्षा गार्ड मारे गए थे। उसकी जांच पड़ताल किया गया तो पता चला कि वह लोग तो हमें मारने आए थे, मगर उनको हम वहां नहीं मिले तो उन्होंने घर के सारे लॉकर चेक किया, उसमें उन लोग को वह डॉक्यूमेंट मिल गया। उसी समय से वह लोग हमला करना बंद कर दिया और वह कनाडाई सरकार के पास गए और वहां के राष्ट्रपति से कहा, शर्मा परिवार और बेली परिवार हमारे साथ धोखा कर रहा है। तब वहां का राष्ट्रपति ने कहा, वह कैसे? तो वह सारे डॉक्यूमेंट उनको दिखाई गई जिससे प्रताप का जिक्र था। वह देखकर वहां के राष्ट्रपति ने कहा, ये तो कमाल की चीज तुमने दिखाई है, मुझे इससे तो इस देश में मरा नाम हो जाएगा और मैं हमेशा के लिए इस कुर्सी का हकदार बन जाऊंगा, लेकिन हमें पता करना पड़ेगा कि प्रताप जीवित है या नहीं। तभी जो पेपर्स लेकर आया था वह बोला, मुझे इसमें क्या मिलेगा? तभी कनाडाई राष्ट्रपति ने उसको वहीं पर मरवा दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि यह बात बाहर आए, क्योंकि वह बेली ग्रुप को अच्छे से जानता था। वह पहले प्लान बनाया कि सबसे पहले वह प्रताप को खोजेगा और उसे मारेगा, उसके बाद वह बेली ग्रुप पर दबाव बनाकर उस कंपनी में 50% का शेयर मानकर वह एक ही दिन में 5-6 ट्रिलियन का मालिक बन जाऊंगा। सूर्य ने कहा, तो आपने इसमें कुछ नहीं किया? शर्मा जी ने कहा, मैं यह बात बेली टंडा को बताए थे, लेकिन वह बहुत गुस्से वाली है, वह तुरंत अपने आदमियों से बोलकर उसे मरवा दिया था। फिर सब शांत हो गया था, पर यह बात एक आदमी और जान गया था। सूर्य ने कहा, वह कौन था? उसका कुछ नहीं हुआ। शर्मा जी ने कहा, उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वह अकेला ही पूरे शर्मा ग्रुप को मिट्टी में मिला सकता है। वह विश्व का सबसे अमीर आदमी जोसेफ बामा है, जो आज के डेट में पूरे 47 ट्रिलियन का मालिक है। वह ये बात अच्छे से जानता है कि हम उसके दुश्मन हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि मेरा एक पोता है। वह तो ये जान के शांत बैठा था कि उसके 2 लड़के हैं, वह भी बेली और मेरे पोती के उम्र के। वह उन दोनों की शादी उनसे करा देगा और वह अकेला दुनिया पर राज करेगा। लेकिन वह भी अब हमारे पीछे जासूस लगा रखा है कि प्रताप कहाँ है, तो उसके आदमी हम पे हमला कर सकते हैं। सूर्य ने कहा,
शर्मा जी ने कहा, नहीं, वह मारने काटने के चक्कर में नहीं पड़ता, वह रिलेशन और पार्टनर बनाने में ज्यादा ध्यान देता है, पर आगे चलकर कुछ कह नहीं सकते। फिर शर्मा जी ने कहा, हमारे दुश्मन कनाडा और अफ्रीकन है, वह हमेशा से ही हमारे पीछे पड़े हुए हैं, वह हमला करते हैं और फिर दिखाई नहीं देते हैं। वह किसके लिए काम करते हैं हमें आज तक पता नहीं चल पाया है। वह एक जो कनाडा के राष्ट्रपति से मिला था वह भी उनका एक मोहरा ही था। उसके परिवार से पूछताछ करने पर हम लोग को कुछ भी पता नहीं चला। वह पहले एक क्रिमिनल था, बाद में वह एक बिजनेसमैन बन गया था, दूसरी कोई भी जानकारी नहीं मिली हमें। सूर्य ने कहा, आप आज से ना ही अपने छोटे पोते से और ना प्रताप से कोई संपर्क रखेंगे, क्योंकि आपके कारण ये दोनों मारे जा सकते हैं। मैं देखता हूँ आगे अब क्या करना है। मैं अब प्रताप को यहाँ पर नहीं रख सकता, उसे मैं अब बहुत दूर भेज दूंगा जहाँ उसे कोई नहीं जानता हो। जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह आपकी कंपनी आके संभाल लेगा। शर्मा जी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो बेटा। सूर्य ने गुस्सा होते हुए बोला, हम आपके बेटा नहीं है, अगर होते भी तो ऐसा बाप मुझे नहीं चाहिए जो मेरी माँ को छोड़कर चला गया हो। अब आप फोन रखिए। सूर्य तुरंत कॉल कट कर दिए। तभी सूर्य के फोन पर पारस का फोन आया। सूर्य ने फोन उठा लिया और बोला, बोलो क्या कर रहे हो। पारस ने कहा, ये कैसी दोस्ती है यार जो तुम इतने मुश्किल में हो और मुझे याद भी नहीं किया। मैं अभी तुम्हारे घर पर पहुंच रहा हूं। मैं भाभी और प्रताप को यहां से सेफ लेकर जाऊंगा बंगाल, और किसी को पता भी नहीं चले कि वह कहां गए और किसके साथ। सूर्य बोला, आजा, मैं दुनिया में तुमसे ज्यादा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम ही तो हो जिस पे मैं आंख बंद करके भी भरोसा कर सकता हूँ। और वह घर में जाकर बोला, हम सब साथ में ही निकलेंगे। तभी वहां पर सूर्य का भाई आ गया। वह सूर्य का अपना भाई नहीं था, वह सूर्य के मामा का लड़का था। उसकी माँ अपने भाई के घर ही रहती थी, इसलिए वह बचपन से ही एक साथ रहते थे। इसलिए उनको कोई यह नहीं कहता था कि सूर्य मामा के घर रहता है। सूर्य बड़ा था, इसलिए वह अपने मामा के लड़के को हमेशा अपना छोटा भाई मानता था। सूर्य उससे बोला, हम सब कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तुमको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। वह बोला, ठीक है भाई, कब जा रहे हो। सूर्य ने कहा, बस 2-3 घंटे में निकलेंगे। वह बोला, ठीक है भाई। क्या सूर्य अपने बेटे और बीवी को कहीं सेफ जगह पर भेज पाएगा या वह रास्ते में ही मारे जाएंगे? आगे की कहानी कमेंट कर बताएं। CH9 घड़ी का राज। सूर्य क्या अपने बीवी और बच्चे को सेफ अपने दोस्त भरत के घर भेज पाएगा या उनके ऊपर रास्ते में ही हमला हो जाएगा? प्रताप अब अपने और सूर्य प्रताप को की सच्चाई जान जाने के बाद वह क्या करेगा, चलिए आगे जानते हैं। सूर्य प्रताप को नाश्ता करने के बाद वही हाल में बैठा था। उसकी बीवी अपना सामान पैकिंग करने चली गई थी। प्रताप जो डेली 10 बजे उठता था वह अपनी घड़ी की वजह से सुबह ही उठ गया था। वह जो और दिन सुबह उठकर गेम्स या खेलने चला जाता था, आज वह सुबह के 4 बजे ही उठ गया था। उसके बाद बाथरूम गया, मुंह हाथ धोकर कर तैयार हुआ और जाके अपने बेड पर तपस्या के मुद्रा में बैठकर ध्यान लगा रहा था। वह आज खुद में ही बहुत प्रभावित था कि मैं आज क्या कर रहा हूँ। वह सुबह 4 बजे से 10 बजे तक ध्यान में रहा। उसके घड़ी में से कुछ अजीब तरह की बुक बाहर आई थी, जिसको वह मन में ही जाप कर रहा था। लेकिन उस बुक को रीडिंग करने के कारण उसकी सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा हो गई थी, जिससे उसको घर में क्या हो रहा है उसको सब सुनाई दे रहा था। वह आज पहली बार अपने ऊपर गुस्सा था कि वह पढ़ाई लिखाई नहीं करता था और उसके घर वाले उसके ऊपर भरोसा करके बैठे थे कि वह एक दिन बड़ा होकर अपनी कंपनी को संभालेगा। वह ये जानकर और ज्यादा हैरान था कि उसके माँ बाप को किसी ने मार डाला है और उसके परिवार पर हमेशा खतरा मंडरा रहा है, पता ना कौन कब किसको कहाँ मार दे। वह मायूस होकर बैठ गया था तो उसकी घड़ी के अंदर से आवाज आई, निराश ना हो बच्चे, मैं तुम्हें जैसा करने को बोलूंगा अगर तुमने वैसा किया तो तुम एक दिन पूरे पृथ्वी पर राज करोगे और तुमको कोई भी नहीं मार पाएगा। रुद्र प्रताप को तुरंत चौंक गया। वह बोला, तुम कौन हो? वह घड़ी बोली, मैं समय हूं, मैं तुम्हारे पास 1 साल के लिए आया हूं। मैं तुम्हारे साथ 1 साल के लिए रहूंगा, तुम मुझे जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो, पर एक बात का ध्यान रखना, तुमने अगर यह बात किसी और को बताया तो उसी दिन में तुमको छोड़कर चला जाऊंगा। जब यह घड़ी बनाई गई थी तो ये घड़ी इंद्रदेव को दिया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद इंद्रदेव एक युद्ध में इसका ज्यादा उपयोग करके देखना चाहते थे कि ये कितनी ताकतवर है। उन्होंने इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया था। वह घड़ी ज्यादा कमजोर होने के कारण धरती पर आ गया, लेकिन इस बात से ये घड़ी खुश नहीं थी, क्योंकि जिसे वह मिला था वह एक योगी था और यह घड़ी उसके पास रहना नहीं चाहती थी। इसकी अपनी अंतर आत्मा थी। वह देवलोक में इंद्रदेव की समान शक्तिशाली थी, पर पृथ्वीलोक पर वह अपने मन से कहीं जा भी नहीं सकती थी। वह अब एक समय देखने वाली घड़ी बनकर रह गई थी। उस योगी ने उसे सील कर दिया था, वह अब अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती थी।
योगी अब मरने को आया था तब समय यानी में प्रकट हुआ था। और मैंने उससे पूछा, वत्स मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, मैं तुम्हें 2 वरदान दे सकता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब वह योगी बोले थे, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसे भी हूँ खुश हूँ। तब मैं बोला, तुमको वरदान तो मांगना चाहिए, मैं चाहूँ तो तुमको अभी 18 साल का या फिर 2 साल का बच्चा बना सकता हूँ, या फिर तुमको आजीवन नौजवान होने का वरदान दे सकता हूँ। उसी समय योगी गुस्सा होते हुए बोले थे कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर देना चाहते हैं तो मुझे पहला वरदान चाहिए कि इस घड़ी या इससे मजबूत घड़ी पूरे ब्रह्मांड में दूसरी ना बने, और यह घड़ी हमेशा हमारे परिवार के पास रहे। तथास्तु मैं ये तुम्हें वचन देता हूँ कि ऐसी घड़ी कभी दूसरी ना बनेगी, और ना ही तुम्हारे परिवार से कोई इसे लेगा। लेकिन अगर तुम्हारा परिवार इस घड़ी की रक्षा ना कर पाया तो ये घड़ी नष्ट हो जाएगी। अब दूसरा वरदान मांगो। योगी ने कहा, मुझे दूसरा वरदान यह चाहिए कि जब भी हमारा परिवार खत्म होने लगे तब आप इस घड़ी के जरिए उन लोगों को शिक्षा प्रदान करेंगे। समय ये सुनकर सोच में पड़ गया और फिर बोला, ठीक है, मैं ये वचन तो नहीं दे सकता कि मैं इस घड़ी के जरिए तुम्हारे परिवार को शिक्षा प्राप्त करूंगा, पर मेरी एक असत है, अगर तुम इस घड़ी को रक्षा कर सको तो मैं ये वचन जरूर दूंगा कि मैं तुम्हारे परिवार को शिक्षा दूंगा, वह भी केवल 1 साल के लिए, वह भी तब जब वह किसी को ना बताए कि वह मेरे से शिक्षा ले रहा है। अगर वह किसी से भी ये बात कह दिया कि वह मुझसे शिक्षा ले रहा है, मैं उसी दिन घड़ी छोड़कर चला जाऊंगा। ये सुनकर वह योगी खुश हो गया और बोला, ठीक है। तभी समय ने कहा, तथास्तु, और मैं वहां से चला गया था। ये घड़ी की रक्षा तुम्हारे वही पूर्वज कर रहे थे। वह कलयुग के आरंभ में जन्मे थे और अभी तक वह सांप के रूप में थे, अगर और कुछ साल तक वह जीवित रह सकते थे, पर उनका अब और दिन जीवित रहना सही नहीं था, इसलिए वह अब आत्माओं के दुनिया में चले गए जहां से कोई वापस नहीं आता। उनको तुम प्रणाम करो, इस घड़ी के जरिए उनके पास वह संदेश चला जाएगा। प्रताप ने उसके बाद अपने पूर्वज को झुककर प्रणाम किया और बोला, मुझे आशीर्वाद दे मेरे परिवार के पूर्वज, मैं आपके परिवार को उतनी ऊंचाई पर ले जाऊंगा कि यह दुनिया छोटी पड़ जाएगी। उसके बाद वह सोचने लगा कि वह कभी झूठा सपना नहीं देखा था, मैं अब दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। मैं ही हूँ द ड्रीम बिलियनर, मेरा सपना देखा वह सारे सच थे। वह आज बहुत खुश था। वह हंसते हुए नीचे आया और अपने पापा के गोद में बैठ गया और बोला, कहाँ जा रहे हम। तभी वहां पारस आ गया और बोला, भाभी खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। और वह पारस से बोला, तुम्हारे पापा दिल्ली जा रहे हैं और हम घूमने के लिए एक टूर पर जा रहे हैं, वहीं पर कुछ दिन रहेंगे, वहां पर तुम्हारे पापा के एक दोस्त भी है, वह भी हम लोग के साथ ही रहेंगे, उनकी बीवी और 2 बच्चे भी है जिनके साथ तुम खेल सकते हो, वह दोनों भी पने नहीं जाते हैं। रुद्र प्रताप बोला, हाँ ये तो ठीक है, मैं उनके साथ अब दिन भर वहां खेलूंगा। वह मन ही मन में नाखुश था क्योंकि उसके दुश्मनों के कारण उसे बचपन से ही सेफ रखने की कोशिश की जा रही थी, फिर भी दुश्मन उसे खोज लेते हैं। अनु ने कहा, अभी लाती हूँ। उसके थोड़ी देर बाद अनु टेबल पर खाना लाकर रख दिया। उसके बाद सबने खाना खाया और वहां से एक महंगी स्पोर्ट्स कार में निकल गए। उनका जो पीछा भी कर रहे थे वह सबको समझ में नहीं आया कि वह लोग कहाँ गए। सूर्य ने पहले ही कह दिया था कि कार को स्पीड में चलाए, इसलिए वह इतना स्पीड चला रहा था। प्रताप बहुत खुश था, वह आज पहली बार इतनी अच्छी कार में बैठा था। वह पारस से बोला, मैं भी एक दिन ऐसा ही कार खरीदूंगा। पारस बोला, ठीक है। वह तब तक दानापुर केंट पहुंच चुके थे। सूर्य प्रताप को वहां उतर गए और अपने बेटे को किस किया और उसे समझाए कि मां को ज्यादा तंग ना करे, और अपने बीवी के गले लगकर बोले, इसका ध्यान रखना, दुश्मन अब इसी के पीछे लगे हैं और तुम अपना भी। अनु बोली, ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। तभी प्रताप बोला, पापा आप टेंशन ना ले, आपके बेटे को कोई नहीं मार सकता। तभी प्रताप ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और जाके कार में बैठ गया। सूर्य अनु से बोला, अब इस पे और ज्यादा ध्यान देना क्योंकि वह सब सुन चुका है। अनु ने कहा, ठीक है। सूर्य ने पारस के तरफ देखकर कहा, ध्यान रखना कोई देख ना पाए, तुम कहाँ जा रहे हो। पारस ने कहा, इसलिए ही तो मैंने दूसरी कार मंगा ली। ये देखकर सूर्य वहां से चला गया। पहली कार वहीं पर छोड़कर वह लोग दूसरी कार में बैठकर निकल गए। प्रताप अब सो गया था, इसलिए अनु भी सो गई। वह जानती थी कि पारस कभी भी सूर्य के परिवार के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, भले उसके परिवार कोई क्यों ना मार दे। इसलिए वह माँ बेटे आराम से सो गए। जब सुबह उनकी नींद खुली तो वह लोग भरत के घर पर थे। अब आगे यहाँ पर क्या होगा, क्या किसी ने इनको आते हुए देखा तो नहीं होगा, क्या ये जगह प्रताप के लिए सेफ है कि नहीं, आगे कमेंट कर बताएं। To be continued next episode. RS Novel Story. Thanks for watching story.